अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। ठीक है, तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होती क्या है। तो हमने इंट्रोडक्शन लिया था कि इम्यूनेट इम्यून सिस्टम क्या होता है और एडाप्टिव इम्यून सिस्टम क्या होता है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। ठीक है, तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होती क्या है। तो 3 लेयर्स थी हमारे पास। ये एक होती है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, दूसरी होती है सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, थर्ड होती है थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। पहली और दूसरी कहलाती है इनेट इम्यून सिस्टम के अंदर आती है और तीसरी आती है एडाप्टिव इम्यून सिस्टम के अंदर। ठीक है, मैंने आपको फ़र्क समझाया था। थर्ड को हम एडाप्टिव इम्यून सिस्टम में क्यों लेते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड को हम इनेट इम्यून सिस्टम में लेते क्यों हैं। एडाप्टिव इम्यून सिस्टम क्या होता है, इनेट इम्यून सिस्टम क्या होता है, प्रीवियस वीडियो लेक्चर के अंदर इसकी डिस्कशन हो चुकी है। ठीक है, तो स्किन आपके पास होती है, इसके अंदर किसके फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। तो पढ़ते हैं इसको थोड़ा ज़रा क्या कहता है ये। अवर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इज कंसिडर टू बी नॉन स्पेसिफिक इन नेचर। तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हमारी क्या होती है, नॉन स्पेसिफिक होती है नेचर में। नॉन स्पेसिफिक का मकसद क्या है, कहना क्या चाहता है। नॉन स्पेसिफिक मीन्स कि हमारी जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होती है वो नॉन स्पेसिफिक होती है, वो भी किसी स्पेसिफिक कोई भी मखसूस पैथोजीन को टारगेट नहीं करती या रोकती नहीं है। इम्यून सिस्टम का काम होता है रेजिस्टेंस करना, रुकावट डालना, किसके लिए, पैथोजेंस को अंदर जाने से रोकना। ठीक है, तो आपके पास फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कोई स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म को नहीं रोकती। स्पेसिफिक मखसूस यानी फॉर सपोज वो कहे कि हमें मैं सिर्फ और सिर्फ खाली डालूंगी, मलेरिया को अंदर नहीं जाने दूंगी, मलेरिया को या टाइफाइड को अंदर नहीं जाने दूंगी, या कोविड को, कोरोना को अंदर नहीं जाने दूंगी, ऐसा नहीं है। ये जो आपके पास स्किन है वो हर किसी के लिए रोकती है, काम में आती है। नॉन स्पेसिफिक यानी कोई मखसूस चीज़ नहीं जिसके लिए काम करे। ठीक है, ये तमाम के तमाम पैथोजेंस को क्या करती है, वो रोकती है, रेजिस्ट करती है। तो नॉन स्पेसिफिक का चीज़ मकसद ये है कि वो जनरल हो, जनरल चीज़ होती है नॉन स्पेसिफिक। ठीक है, वो जनरल हो। ठीक है, सिंस इट प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ पैथोजेंस इनटू आवर बॉडी। तो ये कहता है कि हर तमाम ऑल पैथोजेंस जो होते हैं उनको रोकती है। हर तमाम के तमाम जो होते हैं आपके पास ऑर्गेनिजम्स होते हैं, पैथोजेंस होते हैं जो आपको नुकसान पैदा करें या आपकी बॉडी से आउट के हों, आपकी बॉडी से उनका कोई ताल्लुकात ना हो, तो उनको रोकती है। ठीक है, तो यही बात मैंने आपको समझा। इट इज़ मैनिफेस्टेड बाय फिजिकल एज वेल एज बायोकेमिकल बैरियर्स। ठीक है, आपके पास ये किससे होती है, ये कंटेन करती है, ये जो होती है बनती है फिजिकल और बायोकेमिकल बैरियर से। ठीक है, ये बनती है किससे, फिजिकल और बायोकेमिकल बैरियर्स इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। फिजिकल और बायोकेमिकल बैरियर होते हैं क्या, बैरियर का मकसद ये है कि आपके पास आपको एंट्री ना दे। ये एक बैरियर होता है, इसके फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस द बैरियर, कि ये आपको एंट्री नहीं देता किसको, माइक्रोब्स को, पैथोजेंस को। बैरियर का मकसद ये कि रास्ता, वे। तो ये आपके पास फिजिकल बैरियर से यानी फिजिकल वे से आपको नहीं, फिजिकली वो एंटर नहीं होने देता। और दूसरी बात ये बायोकेमिकली इसका मकसद ये है कि वो उसको केमिकली जो है इनएक्टिव कर देता है या ख़त्म करने की कोशिश करता है। ठीक है, फिजिकली एंट्री जैसे स्किन हो गई, आपके पास रेस्पिरेटरी सिस्टम है तो वहाँ पर म्यूकस हो गया, तो वो आपको फिजिकली एंटर नहीं होने देता। और बायोकेमिकल बैरियर जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, लाइसोसोम हो गया, सलाइवा हो गया, आपकी आँखें, टीयर हो गए, तो उसके अंदर लाइसोसोम और एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जो कि क्या करते हैं, बैक्टीरिया पैथोजेंस को ख़त्म कर देते हैं। लाइसोसोम एक एंजाइम है जो कि लाइसोसोम का वर्ड है लाइसिस से, वो ब्रेक डाउन कर देते हैं इनकी सेल वॉल वगैरह को, तो मतलब इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है, तो ये होता है बायोकेमिकल बैरियर। बायोकेमिकल बैरियर का दूसरा नाम है फिजियोलॉजिकल बैरियर। ठीक है, उसको इंडिया की एनसीईआरटी की बुक में लिखा हुआ है, क्लास 12 की एनसीईआरटी में पढ़ रहा था, वहाँ पर लिखा होता है फिजियोलॉजिकल बैरियर। ठीक है, एक होता है आपके पास कौन सा, फिजिकल बैरियर, दूसरा होता है फिजियोलॉजिकल बैरियर। ठीक है, एमसीक्यू आ सकता है, मैट भी पॉसिबल है आपके पास, लेकिन हमारे कोर्स में नहीं है तो ये एंटर नहीं करेंगे, बट आपको एक नॉलेज होनी चाहिए, तो उसके लिए मैंने आपको एड कर दी चीज़। ठीक है, इसके बाद आपके पास द फिजिकल बैरियर्स कौन से आपके पास ये लिखे हुए हैं, इंटेक्ट स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन, सिलेटेड एपिथेलियम। और बायोकेमिकल बैरियर हैं सलाइवा, म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, गैस्ट्रिक जूस, टीयर्स एंड स्पर्मेनिन जो सीमन के अंदर होता है। ठीक है, तो स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन, सिलेटेड एपिथेलियम। स्किन को आज की वीडियो में हम समझेंगे, म्यूकस मेम्ब्रेन और सिलेटेड एपिथेलियम होगा आपके पास किस वे में आएगा, आपके पास रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर, उसको वहाँ पर समझेंगे। ठीक है, द बायोकेमिकल बैरियर कंसिस्ट ऑफ सलाइवा, टीयर्स, म्यूकस, गैस्ट्रिक जूस, इटिस एक्सेट्रा। तो ये जो बायोकेमिकल बैरियर्स होते हैं वो केमिकली होते हैं, फॉर सपोज सलाइवा, टीयर्स, म्यूकस, उसके अंदर लाइसोसोम्स होते हैं, एसिड्स होते हैं, या सेलिनिटी उनकी हाई होती है जो कि रेजिस्ट करते हैं किसको, पैथोजेंस को अंदर जाने से। ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। ठीक है, हैव यू गॉट इट। नाउ लेट्स डिस्कस देयर स्ट्रक्चर एंड रोल इन प्रोटेक्शन वन बाय वन। 3 चीज़ें थी हमारे पास, कौन सी,
कौन सी 3 चीज़ें थी आपके पास? स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन और आपके पास क्या था? सीलिएटेड एपिथेलियम। ठीक है, ये आपके पास क्या था? आपके पास 3 चीज़ें थी, इनको हम समझेंगे। स्किन का क्या स्ट्रक्चर है, क्या चीज़ है? दूसरा डर्मिस, तीसरा हाइपोडर्मिस। ठीक है, तो हमारे पास आ जाता है स्किन। ठीक है, स्किन इट्स स्ट्रक्चर एंड रोल इम्यून सिस्टम। तो हमें समझना है रोल क्या है इम्यून सिस्टम का, हमारे रोल क्या है स्किन का इम्यून सिस्टम के अंदर। ठीक है, ओके। तो स्टूडेंट्स पहली दफ़ा पढ़ रहा हूँ उसको कि ये क्या चीज़ देती है और मैं आपको क्या कॉन्सेप्ट देता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास अपनी नॉलेज है, उसको यूज़ करके थोड़ा बताऊँगा आपको। कोई चीज़ बुक के अंदर नहीं होगी तो उसको भी समझाऊँगा मैं आपके पास। ठीक है, दी स्किन इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ बॉडी। एज यू नो डेट कि हमारे पास स्किन जो होता है लार्जेस्ट ऑर्गन होता है। ऑर्गन क्यों कहते हैं? क्योंकि टिश्यूज़ आपस में मिलते हैं। ठीक है, कलेक्शन ऑफ टिश्यूज़ होती है ये आपके पास, और ये ऑर्गन होता है। ठीक है, आपके पास लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। ठीक है, बीइंग कंसिस्ट ऑफ 1.8 मीटर स्क्वायर। तो ये अकॉर्डिंग टू दिस बुक बीइंग कंसिस्ट ऑफ 1.8 मीटर स्क्वायर, तो मतलब एरिया कितना होता है आपके पास? लार्जेस्ट ऑर्गन होता है तो उसका 1.8 मीटर स्क्वायर। हाउ? मुझे समझ नहीं आ रही। 1.8 मीटर स्क्वायर तकरीबन 2 मीटर स्क्वायर भी हम ले लें इसको, 2 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 2/2 तो 4 मीटर हो जाएगा आपके पास। आपके पास कितना हो जाएगा? 4 मीटर। 4 मीटर से कम भी हो जाएगा आपके पास। तो 1 मीटर में 3 फुट होते हैं मेरे ख्याल से, 3 फुट होते हैं। तो आपके पास एक कह रहा है कि 5 मीटर, तो 10 फुट का आपके पास एरिया होता है। ठीक है, 10 फुट होता है आपके पास। टोटल ओवरऑल स्किन होती है 10 फुट की। तो मुझे बात समझ नहीं आई कि आपके पास कितना एरिया होता है? 3 फुट, 3 फुट, 6 फुट, 6 फुट स्क्वायर एरिया होगा आपके पास। ठीक है, 6 फुट स्क्वायर का आपके पास एरिया होगा। तो मुझे बात समझ नहीं आई, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास? 1 मीटर में कितने होते हैं? 3 फुट होते हैं। और 2 मीटर स्क्वायर का एरिया मतलब 6 फुट स्क्वायर का जो होगा एरिया होगा। ठीक है, 6/6 का एरिया होगा मेरे ख्याल से, ये कहना चाहता है। ठीक है, 6/6 का एरिया होगा। तो मतलब ये क्या कहना चाहता है कि मतलब हमारी बॉडी की, एक बंदा होता है नॉर्मल जो होती है उसकी हाइट होती है 6 फीट की होती है। उसकी जो हाइट होती है 6 फीट की होती है। ठीक है, मतलब एवरेज 5 फीट मान लो, तो 5 फीट उसकी हाइट है, तो 5/5 मतलब 5 मीटर स्क्वायर होना चाहिए। कोई चीज़ मतलब उसकी डबल नहीं है तो फॉर सपोज उसको 4 मीटर स्क्वायर होना चाहिए। बट 1.8 मीटर स्क्वायर मतलब ये मैं फ़र्स्ट टाइम इसको रीड कर रहा हूँ तो मुझे पता नहीं। आप बराए मेहरबानी इसको गूगल से सर्च कीजिए क्या व्हाट इज़ द एरिया ऑफ एवरेज ह्यूमन स्किन। ठीक है, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ एवरेज ह्यूमन स्किन। ठीक है, इंसानी स्किन का एवरेज एरिया कितना है? ठीक है, मुझे नहीं पता। ओके, इट इज़ अ मल्टीटास्किंग ऑर्गन। ये जो ऑर्गन है मल्टीटास्किंग ऑर्गन है। स्किन मल्टीटास्किंग ऑर्गन कैसे है? यहाँ पर सवाल हमारा उठता है कि हाउ स्किन इज़ अ मल्टीटास्किंग ऑर्गन। मल्टीटास्किंग वर्ड की मीनिंग क्या होती है? मल्टीटास्किंग वर्ड की मीनिंग होती है कि एक चीज़ जो कि ज़्यादा काम कर रही हो, एक चीज़ जो ज़्यादा काम कर रही हो। ठीक है, मतलब कैसे कि आपको मल्टीटास्किंग ऐसे मैं आपको बताऊँ, कोई भी एक स्कूल है, इदारा है, इदारे के अंदर कोई भी इंचार्ज है, इंचार्ज क्या कर रहा होता है? मल्टीटास्किंग कर रहा होता है। पहला काम वो क्या कर रहा होता है? एक इंचार्ज है तो मतलब माइट भी पॉसिबल अगर वो पढ़ा रहा है, एक वो पीरियड ले रहा है बच्चों को पढ़ाने में, एक कर रहा है स्कूल को मैनेज कर रहा है, तीसरा काम कर रहा है ये राइटिंग कर रहा है, चौथा काम कर रहा है अकाउंट को जो है आपके पास बैलेंस है जितना भी फ़ी आ रही है उनको मैनेज कर रहा है। तो ये क्या हुआ? इंचार्ज क्या हुआ है? मल्टीटास्किंग बंदा है। ठीक है, तो ये बंदा क्या कर रहा है? मल्टीटास्किंग कर रहा है। एक टास्क ये कर रहा है कि पढ़ा रहा है, लेक्चर दे रहा है। दूसरा टास्क ये कर रहा है कि जो है इंचार्ज कर रहा है, इंचार्ज वाला काम कर रहा है, चेक कर रहा है, पूरे स्कूल को मैनेज कर रहा है। तीसरा काम ये कर रहा है, ये राइटिंग कर रहा है, टाइपिंग कर रहा है। ठीक है, टाइप राइटर हो गया। चौथा ये अकाउंटेंट की तरह काम कर रहा है। ठीक है, ये मल्टीटास्क हो गया। ठीक है, या जैसे कहते हैं आप मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, तो कोई लोग होते हैं जॉब पे जाके मल्टीटास्किंग कर रहे होते हैं, फ्री बैठे होते हैं, एक टास्क ये कर रहे हैं अपनी जॉब कर रहे होते हैं। फॉर सपोज किसी की दुकान है या कोई एक इंजीनियर है या कोई एक स्कूल के अंदर एक वो टास्क क्या करे? बच्चों को पढ़ाया। दूसरा टास्क ये करेगा कि वो कोई और ऑनलाइन बिजनेस करे। तो ये हो गई मल्टीटास्किंग, मतलब बहुत सारे काम करना, बहुत सारे काम को सर अंजाम देना। ठीक है, तो स्किन किसे करती है? स्किन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। सबसे पहला रोल होता है थर्मो रेगुलेशन के अंदर, टेम्परेचर को मेंटेन करती है, ये टास्क हो गया। दूसरा आपके पास सेंसेशन के अंदर हेल्प करती है। सेंसेशन क्या है? तीसरा कि आपके पास क्या करती है? टच को फील करती है, पेन को आपके फील करती है, टेम्परेचर को रेगुलेट करती है। ठीक है, टेम्परेचर रेगुलेशन आ गई थर्मो रेगुलेशन के अंदर। चौथा काम हो गया इम्यून सिस्टम के अंदर काम हो गया इसका। ठीक है, इम्यून सिस्टम का एक बैरियर है जो कि एज ए सपोर्ट करता है। ठीक है, और इंसुलेशन का काम करती है। ठीक है,
और आपके पास बहुत सारे और भी काम होंगे जो कि मेरी ज़बान पर नहीं आ रहे होंगे, ठीक है। इट इज़ अ मल्टीटास्किंग ऑर्गन, ठीक है। ये मतलब इसका मकसद ये है कि ये ज़्यादा काम को सरअंजाम दे रही है, बहुत सारे टास्क को काम दे रही है, ठीक है। प्लेइंग इट्स रोल नॉट ओनली इन प्रोटेक्शन, इसका काम ये नहीं कि वो क्या करे, ये क्या करे आपके पास खाली प्रोटेक्ट करे एज ए इम्यून सिस्टम के अंदर, इसके दूसरे भी रोल है, जैसे बट आल्सो द रेगुलेशन एंड सेंसेशन क्या आप टच करते हो किसी बंदे को या आपको कोई चीज़ चुभती है, वो आपको सेंसेशन होती है उसकी, ठीक है। दूसरा काम रेगुलेशन है, टेम्परेचर को मेंटेन करना, स्वीट आता है, आपको पसीना आता है, आपकी बॉडी कूल डाउन होती है। इट इज़ ऑलवेज एक्सपोज टू एनवायरमेंटल हैजार्ड एंड स्ट्रेसेस, बाहर के जो एनवायरमेंटल के अंदर हैजार्ड्स हो गए, प्रेशर हो गए और कोई भी बहुत सारी जो है स्ट्रेसेस हो गया, मतलब दबाव, बाहर एनवायरनमेंट से जो दबाव है उनको जो है बोझती है, उनको क्या करती है, सहन करती है। मतलब वो एक हाई लेवल की जो होती है प्रोटेक्टिव लेयर होनी चाहिए, ठीक है। प्रोटेक्शन का काम इम्पोर्टेंट होना चाहिए। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द स्किन इज़ टू एक्ट एज ए बैरियर, ठीक है, क्योंकि ये जो स्किन है वो बाहर जो है, बाहर की जो दबाव है उनके सामने एक्सपोज होती है, खुली हुई होती है, शाया होती है, ठीक है। बाहर जो होती है एक्सपोज होती है उनके सामने, ठीक है। आपकी बॉडी के ऑर्गन थोड़ा ना होते, स्किन बाहर से कांटेक्ट में होती है, तो पहला काम होता है ये एक्ट एज ए बैरियर, कोई भी पैथोजन ऑर्गेनिज्म है उनको रोक के अंदर आने से, ठीक है। इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन फ्रॉम मैकेनिकल इम्पैक्ट्स एंड प्रेशर वेरिएशन इन टेम्परेचर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, रेडिएशन एंड केमिकल। तो स्किन का काम ये होता है कि आपको बहुत सारी चीज़ों में प्रोटेक्शन करती है, मैकेनिकल इम्पैक्ट हो गया, प्रेशर, कोई चीज़ आपको प्रेस करते हैं, आपको चोट ना लगे। हाईली प्रेशर अगर हो जाए तो स्किन के अंदर छेद हो सकता है, चोट लग सकती है, बट वो स्ट्रेसेस को मेंटेन कर जाती है। रेडिएशन जो सन से आती है थोड़ी बहुत, वो जो इतनी ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत आपको हेल्प करती है। स्किन का दूसरा काम होता है, एक और काम होता है स्किन का, विटामिन डी बनाना। विटामिन डी बनाना सन से जो होती है, सन की रेज होती हैं आपके पास, यूवी रेज होती हैं, उनके थ्रू वो क्या करती है, वो उन रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके विटामिन डी बनाती है, केमिकल्स वगैरह, ठीक है। इट आल्सो रेगुलेट्स सेवरल एस्पेक्ट्स ऑफ फिजियोलॉजी। तो फिजियोलॉजी का मकसद ये कोई फंक्शन परफॉर्म होना, ये बहुत सारे फिजियोलॉजी के क्या होते हैं, एस्पेक्ट्स को मेंटेन करती है। फिजियोलॉजी कोई बहुत सारे फंक्शन करती है, ये मल्टीटास्किंग है, तो मतलब बहुत सारे फंक्शन को रोल कर रही होती है। थर्मो रेगुलेशन एंड आपके पास हो गई ऑस्मो रेगुलेशन, ठीक है। ऑस्मो रेगुलेशन करना, साल्ट को, यूरिया को स्मॉल अमाउंट में वो जो करती है रिमूव करती है, ठीक है। आपके बॉडी के जो लिक्विड बैलेंस करती है, ठीक है। एसिड बेस बैलेंस भी कर सकती है, ठीक है। आपके पास आपको मालूम होना चाहिए, इंक्लूडिंग बॉडी टेम्परेचर वाया स्वीट एंड हेयर। बॉडी के टेम्परेचर को जो होता है मेंटेन करती है, स्वीट, पसीना आता है, और हेयर की तरह। हेयर से कैसे करती है टेम्परेचर को मेंटेन, भाई हेयर से वो ऐसे करती है टेम्परेचर को मेंटेन कि भाई हेयर, आपने देखा है आपके रोंगटे कभी खड़े हो जाते हैं, रोंगटे बैठ जाते हैं। हेयर्स आपके सर्दियों के अंदर क्या होते हैं, आपके पास आपने देखा हो खड़े हो जाते हैं, गर्मियों के अंदर इससे फ्लैट डाउन हो जाते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से भी इसका एक रोल होता है कि इससे ये मेंटेन करती है, फ्लैट डाउन होने में कुछ काम करती है आपके पास, और जब खड़े हो जाती हैं तभी जो आपको इंसुलेशन प्रोवाइड करती है, ठीक है। ये चीज़ समझ आई बात को आपको। चेंजेस इन पेरिफेरल सर्कुलेशन एंड फ्लूइड बैलेंस वाया स्वीट, तो इट डज एक्ट एज ए रिजर्वायर फॉर द सिंथेसिस ऑफ विटामिन डी। तो ये जो होती है आपके पास वर्क करती है विटामिन डी को बनाने के लिए। रिजर्वायर का मकसद ये है कि आपके पास सिंथेसिस करती है विटामिन डी की, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया। एज ए सेंसरी ऑर्गन इट कंटेन्स एन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ नर्व सेल्स डेट डिटेक्ट एंड रिले चेंजेस इन द एनवायरनमेंट। ये सेंसरी ऑर्गन है, सेंसेशन आ रही होती है तो इसके अंदर नर्व सेल्स होते हैं, नर्व इम्पल्स जाती है आपके पास। आपको पता है सेंसेशन है, ये हसासियत करती है, तो पक्का इसके अंदर जो नर्व्स होंगी जो कि सिग्नल को ट्रांसफ़र करेंगी, तभी तो ये सेंसेशन आपको पता चलेगी डेट देयर समथिंग सेंसिटिव, ठीक है। देयर समथिंग सेंसिटिव, ठीक है। देयर आर सेपरेट रिसेप्टर्स फॉर हीट, कोल्ड, टच एंड पेन। तो अलग अलग टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं जो कि इस चीज़ को डिटेक्ट करते हैं। हीट को कोई और करता है, कोल्ड को अलग करता है, टच को एंड पेन को। हीट एंड कोल्ड लाइक टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर का तो एक थर्मो रिसेप्टर होता है, हीट एंड कोल्ड का तो एक ही होता है, आई थिंक सो, मुझे जहाँ तक पता है। दी स्किन इज कम्पोज ऑफ 3 मेन लेयर्स ऑफ क्लोजली पैक्ड सेल्स। तो स्किन होती है 3 लेयर्स की बनी हुई होती है, क्लोजली पैक्ड होते हैं आपस में। क्लोजली पैक्ड इसलिए होते हैं कि वो बैक्टीरिया अगर क्लोजली पैक्ड ना हो तो रास्ता हो जाएगा जिसके थ्रू क्या हो जाएंगे, आपके पैथोजेंस अंदर घुस जाएंगे। तो ये टाइटली क्लोजली पैक होती है जिससे ये जो पैथोजेंस है अंदर ना जा पाए, उनके दाखिले की जगह ना बन सके, बट उतनी जगह हो कि पसीना या आपका जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो बाहर निकल सके, ठीक है। अमंग इट्स लेयर्स आर एपिडर्मिस एंड हाइपोडर्मिस, ठीक है। 3 लेयर्स होती हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस एंड हाइपोडर्मिस, ठीक है।
नाउ हमें समझना है एपिडर्मिस को, ठीक है। जैसा आप समझ रहे हैं कि हमारा लेक्चर जो है 15 मिनट हो चुके हैं हमारे लेक्चर को बनाते हुए। तो स्टूडेंट्स अभी तक जो है 15 मिनट हो चुके हैं। आप किसी भी दूसरे यूट्यूब चैनल्स को देख लें तो उन्होंने फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में स्किन को खाली और या ओवरऑल पूरी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को 20-22 मिनट के अंदर समझा दिया होगा, या स्किन को भी समझाया होगा 10-11 मिनट के अंदर समझाया होगा। पूरे टॉपिक फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस 3 टॉपिक के अंदर मुश्तमिल होती है, ठीक है। उनको 20-22 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा 24 मिनट से किसी ने ऊपर नहीं उठाया होगा, वहाँ पर क्लियर कर दिया। जबकि मुझे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर ये तो इंट्रोडक्शन में ही मुझे देखो 15 मिनट हो गए। क्यों? क्योंकि मैं आपको एक एक चीज़ समझा रहा हूँ। मुझे किसी चीज़ को स्किप नहीं करना, मैं जो है बायकॉट कर दूं, बाईपास कर दूं हर चीज़ को, आपको कॉन्सेप्ट ना समझाऊं। मैं चाहता हूं आपको फीलिंग आनी चाहिए, आपको एक एक वर्ड का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। कोई पूछे तो बोले ना भाई सुपीरियर प्लस से पढ़ रहे हैं हम लोग, कि मुझे एक एक चीज़ आपको समझानी है, कन्वे करनी है, इसका मकसद क्या है। बट टीचर्स होते हैं लाइन पढ़ी स्किप करवा दी, उनको खुद को नहीं पता ये क्या है, स्किप करवा देते हैं। मेरा काम ये है कि आपको एक्सप्लेनेशन देना, एक गुड वे से आपको कन्वे करना कि ये चीज़ कह क्या रही है, और गुड वे से आपको इलस्ट्रेशन देना चाहिए। इलस्ट्रेशन जितना पॉसिबल है, जितनी मैं दे सकता हूँ कि आपको समझाऊँ, ठीक है। तो वीडियो को लाइक तो बनता है, ठीक है, और सब्सक्राइब तो लाजमी ही बनता है, ठीक है। एपिडर्मिस आ जाता है आपके पास, ठीक है। एपिडर्मिस का क्या मकसद है? आपके पास नंबर 1 लेयर है आपके पास। तो आपके पास 3 लेयर्स होती हैं किसकी? आपके पास स्किन की 3 लेयर्स होती हैं, 1 2 3। बाहर वाली होती है एपिडर्मिस, बीच वाली होती है आपके पास डर्मिस, और तीसरी होती है आपके पास हाइपोडर्मिस। हाइपो मतलब पीछे, एपी मतलब सबसे ऊपर वाली लेयर, ठीक है। एपिडर्मिस ही आपके पास एनवायरनमेंट से कांटेक्ट में होती है, ठीक है। एपिडर्मिस इज द लेयर विच कॉन्टेक्ट विच हैव द कॉन्टेक्ट विद एनवायरनमेंट, ठीक है। उसके पास कांटेक्ट होता है किसके पास? एनवायरनमेंट से, ठीक है। अब इसको समझते हैं इस चीज़ को, ठीक है। सिंस इट लैक्स ब्लड सप्लाई इट्स इंटायरली डिपेंडेंट अपॉन डर्मिस फॉर द सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो बेसिकली आगे वो जो लेयर होती है, लेयर नंबर 1 एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस के अंदर आपके पास जो एपिडर्मिस होती है उसके अंदर आपके पास वो नहीं होते, आपके पास ब्लड कैपिलरीज, ब्लड वेसल्स वगैरह कुछ नहीं होते, ठीक है। ना ब्लड वेसल्स होती है, ना नर्व सेल्स होते हैं, उनके पास आगे कुछ नहीं होती, ठीक है। ओके, तो मतलब इनके पास ना ब्लड वेसल्स होती है, ना ब्लड यहाँ तक आ सकता है, और ना इसके पास नर्व आ सकती है। तो मतलब ये कुछ डेड है, देयर समथिंग लाइक डेड के जहाँ तक कांटेक्ट में नहीं है। तो मतलब ये जो पहली लेयर होती है वो टोटली डिपेंडेंट होती है लेयर नंबर 2 पर, जो होती है आपके पास कौन सी? डर्मिस। तो ये जो लेयर नंबर 1 एपिडर्मिस होती है वो इंटायरली मतलब टोटली डिपेंडेंट होती है डर्मिस के लिए, अपने न्यूट्रिएंट्स ग़िज़ायत को हासिल करने के लिए, और जो वेस्टेज होते हैं आपके पास डर्मिस हाइपोडर्मिस है वो उसको बाहर निकालने के लिए, ठीक है। तो ये बेसिकली क्लोज पैक्ड रेड सेल से बनी हुई होती है, वो ज़्यादा ही टाइटली पैक्ड होते हैं, ठीक है। ये एपिथेलियल टिश्यू होता है इसके अंदर, ठीक है। एपिथेलियल सेल्स होते हैं, तो इसकी वजह से आपको पता है वो बहुत ज़्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं, ठीक है। एंड ये जो होता है विद कीराटिन, कीरेटिन एक टाइप की प्रोटीन होती है जो कि आपके पास इस डेड सेल्स के अंदर प्रेजेंट होती है, विच मेक्स द स्किन सरफेस मैकेनिकली टफ। तो उसको टाइट बनाती है थोड़ी। आपके पास टफ का मकसद ये है कि आपके पास सेल के अंदर थोड़ा स्पेस नहीं रहता, इस सेल के अंदर से जो है आपके पास पैथोजेंस नहीं जा सकते, ठीक है। एंड रेजिस्टेंट टू डिग्रेडेशन बाय बैक्टीरियल एंजाइम। टफ का मकसद ये है कि आपके पास ये जो स्किन के सेल्स हैं, यहाँ पर आपके पास पता है मिलियंस ऑफ आपके पास क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं सेल्स आपकी स्किन के अंदर। तो इसका मकसद ये कीराटिन आपको सपोर्ट करती है कि ये जो मिलियंस ऑफ एंजाइम है इनको एंजाइमेटिक कुछ एक्टिविटीज़ से, केमिकल एक्टिविटीज़ से क्या करें, बैक्टीरिया कुछ एंजाइम होते हैं उनको डिग्रेड ना कर पाए। इस स्किन के सेल्स को बैक्टीरिया अपने एंजाइम से तोड़ ना कर पाएँ, तोड़ ना जाएँ, उसको दीवार को क्या तोड़ के अंदर ना चले जाएँ। तो कीराटिन आपको हेल्प करती है कि उसके अंदर सपोर्ट के लिए, प्रोटेक्शन के अंदर इसको थोड़ा टाइट बनाती है, जैसे कि बैक्टीरियल एंजाइम इसको क्या करें, इसको तोड़ नहीं पाए, इसको क्या नहीं कर पाए, डिस्ट्रक्ट नहीं कर पाए, ठीक है, डिस्ट्रॉय नहीं कर पाए। ओके, फैटी एसिड्स ऑन द स्किन सरफेस क्रिएट अ ड्राई salty and acidic environment that inhibits the growth of some microbes and is highly resistant to breakdown by bacterial enzyme। तो आपकी स्किन के ऊपर सेलाइन एनवायरनमेंट होता है, साल्टी एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। मैं आपको समझाऊंगा कैसे होता है। एंड आपके पास कुछ होता है, आपके पास कुछ ऑयली एनवायरनमेंट भी होता है और ड्राई भी होता है। ड्राई नहीं रहता आपके पास, ड्राई इतना नहीं रहता, जबकि गर्मियों के टाइम पे आपके पास होता है ऑयली।
ऑयली का भी काम होता है आपके पास, ऑयली एनवायरनमेंट होता है वो भी सपोर्ट करता है। ड्राई होता है तो भाई मतलब ड्राई का क्या सपोर्टिंग है, आई थिंक सो मुझे जहाँ तक पता है ड्राई एनवायरनमेंट की कोई नीड नहीं है मेरे ख्याल से यहाँ पर, मेरे ख्याल से। बट इन्होंने लिखा है, मेरे जहन में बात नहीं याद आ रही कि मतलब कि ड्राई का क्या मतलब नीड है ड्राई एनवायरनमेंट के अंदर आपकी जो माइक्रोब्स हैं वो उनको जो है रेजिस्टेंस होगी। बट ये पता है ऑयली में तो होती है, बट ड्राई का मुझे नहीं पता, ओके मेरे इल्म में नहीं है ये चीज़। ओके ये चीज़ समझाऊंगा कि ये आपको एसिडिक एनवायरनमेंट कैसे क्रिएट होता है और सैलाइन एनवायरनमेंट कैसे क्रिएट होता है, ठीक है। इसके लिए थोड़ा सब्र तकम्मुल करें, ठीक है। इन एडिशन द डेड सेल ऑफ द एपिडर्मिस आर फ्रीक्वेंटली शेड। तो बेसिकली आपके पास जो ऊपर सेल्स होते हैं, ये आपके पास एक लेयर है, आपके पास ये लेयर नंबर 1 है पूरी, आपके पास कौन सी एपिडर्मिस। तो यहाँ पर आपके पास क्या होते हैं, एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो बेसिकली ये एपिथेलियल सेल डेड सेल होते हैं। तो ऊपर यहाँ पर जो आपके पास मिलियंस ऑफ माइक्रोपैथोजेंस अटैच होते हैं आपके पास पूरी स्किन के ऊपर, ठीक है। यहाँ पर आपके जो माइक्रोपैथोजेंस अटैच हैं इसके साथ क्या हुए हैं, जुड़े हुए हैं। इन्होंने इसको क्या हुआ है, बांधा हुआ है, इन्होंने क्या किया, इसको पकड़ा हुआ है। भाई जब से रास्ता भाई दरवाज़ा खोले तो हम इंटर हो जाएं, ठीक है। कोशिश पूरी ये जदोजहद कर रहे हैं भाई अंदर घुस जाए हम लोग, ठीक है। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जहाँ पर जो मिलियंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं, इनका भी कोई फंक्शन है, आपको पता है, आपको पता है ये यहाँ पर इनका क्या है, इनका भी एक फंक्शन है और ये भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। तो इस चीज़ को, इस डिस्कशन को अगर मैंने यहाँ पर ले लिया तो मतलब समझ लो वीडियो 40-45 मिनट तक चली जाएगी। अब मैं ये कचेरी स्टार्ट करूँगा, फिर दूसरी कचेरियाँ स्टार्ट करूँगा कि हमारी बॉडी के अंदर हमारे जो ह्यूमन सेल्स हैं, हमारे जो ह्यूमन के सेल्स हैं, आपके पास क्या हैं, ह्यूमन के सेल्स हैं, कौन से हैं, यूकैरियोटिक सेल्स हैं। उनसे जो ज़्यादा सेल्स प्रेजेंट है वो आपके पास क्या है, आपके पास बैक्टीरिया हैं। वी आर मोर बैक्टीरिया देन ह्यूमन, वी आर मोर बैक्टीरिया देन ह्यूमन। हम आपके पास जो है, हम वी आर मोर एनिमल, हम बहुत ज़्यादा जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म है एज़ कम्पेयर टू ह्यूमन। क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर ह्यूमन के जो सेल्स हैं, अगर वो आपके पास 1 ट्रिलियन है, 1 ट्रिलियन सेल्स हैं आपके पास, तो आपके पास 1.5 ट्रिलियन बैक्टीरिया के सेल हैं आपकी बॉडी के साथ अटैच या लिंक के अंदर, ठीक है। तो डिस्कशन चलती रही तो वीडियो बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो ये हाउ दिस वर्क्स, तो आपके पास 2 सेल्स हैं आपके पास यहाँ पर, ये जो है जुड़े हुए हैं आपके पास। तो डेड सेल्स हैं, तो डेड सेल आपको पता है, आप मुंह धोते हो, ये करते हो, वो करते हो, तो आपके पास जो डेड सेल्स हैं वो झड़ जाते हैं, गिर जाते हैं। यहाँ से नए सेल्स बन रहे होते हैं, ऊपर वाले जो सेल्स होते हैं वो टूट रहे होते हैं, वो गिर रहे होते हैं। तो इसके साथ ये जो आपके पास यहाँ से माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैथोजेंस अटैच होते हैं, तो साथ साथ ये भी इसके साथ जुड़े हुए होते हैं, वो भी गिर जाते हैं। ये अगर ऊपर वाले सेल ख़त्म हो गए, डेड सेल जो हो गए, झड़ गए, तो इसके साथ ये जो ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म या पैथोजेंस होते हैं वो भी झड़ जाते हैं फ्रीक्वेंटली, ठीक है। अलॉन्ग विद एनी माइक्रोब्स डेट मे बी क्लेंजिंग ऑन देम, क्लेंजिंग यानी लटकना, उनके ऊपर जो होता है चिपके हुए होते हैं, लटक रहे होते हैं। शेड स्किन सेल्स आर कंटिन्यूसली रिप्लेस विद न्यू सेल्स बाय फ्रॉम बिलो, तो नीचे से वो न्यू सेल्स आ रहे होते हैं, ठीक है। यही बात मैं आपको समझा। तो स्किन आपके पास ये तो एक बैरियर है कि ये आपको एंटर नहीं होने देती। दूसरी बात, ये आपके पास क्लेंजिंग, जो आपके पास बैक्टीरिया या पैथोजेंस होते हैं उनको गिराने में हेल्प करती है। प्रोवाइडिंग अ न्यू बैरियर डेट विल सोन बी शेड इन द सेम वे, ठीक है। आपके पास स्किन के अंदर कुछ एक होता है एसिडिक एनवायरनमेंट, क्या वो एसिडिक एनवायरनमेंट क्या होता है, इनहिबिट करता है या किल करता है बैक्टीरिया को अंदर आने से, क्या करता है वो उनको रेजिस्ट करता है। दूसरा ये है कि जो क्लेंज कर रहे होते हैं उनके ऊपर माइट भी पॉसिबल है जो एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ है, सेला एनवायरनमेंट हुआ है, वो उसके अंदर जिंदा रह जाए। माइट भी पॉसिबल है वो जो एनवायरनमेंट है स्किन का उसके लिए फेवरेबल हो, उस टाइप के बैक्टीरिया, उस टाइप के पैथोजिन के लिए वो एनवायरनमेंट फेवरेबल हो। लेकिन अगर वो फेवरेबल है तो जो स्किन सेल्स वहाँ पर बन रहे हैं नीचे से, अगर वो गिर गए तो वो चीज़ उनको जो है फेवरेबल हो या ना हो वो भी साथ जाएंगे, ठीक है। जाएंगे तो सारे के सारे साथ जाएंगे, ठीक है। तो 2 यहाँ पर फंक्शन हो रहे हैं इसके, ठीक है। एक आपको क्या कर रेजिस्ट कर रहा है आपके बायोकेमिकल बैरियर के थ्रू, मतलब एक बायोकेमिकली मकसद ये है कि एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड नहीं कर रहा है, एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहा है। दूसरा ये के ऊपर जो नए सेल्स हैं उनको शेड कर रहा है, उनको गिराने में जो है हेल्प कर रहा है, ठीक है। झड़ रहे हैं वो सेल्स, ओके, सेल्स, ठीक है। अगर ये वेंडरिंग, अगर ये आपके पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन तीनों लेयर को भाग गया, इन तीनों की तीनों लेयर होती हैं एपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस को क्या करता है,
चकमा देकर भाग गया या कहीं और से एंटर हो गया, तो भाई नए टाइप की वैरायटी के इम्यून सेल्स होते हैं मौजूद, अलग टाइप का जो है फौजी खड़े हैं अंदर। अगर ये बाहर के सस्ते पुलिस बॉडीगार्ड को चकमा दे के अंदर चला भी गया तो अंदर रेंजर्स खड़ी है। रेंजर्स कौन से सेल्स हैं आपके पास? इम्यून सेल्स हैं, जो कि क्या करेंगे, इन सेल्स को एलिमिनेशन ऑफ इंट्रूडिंग माइक्रोब्स, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंदर आए हैं तो उनको खात्मा करने के लिए जो सेल होंगे ये अपना काम में लग जाएंगे, अपना मिशन स्टार्ट कर देंगे, भाई इनको हमें उड़ाना है। ठीक है, तो हमारे पास 3 डिफेंसेस तैयार हैं, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। अगर किसी ने इन तीनों को पार कर दिया भाई, तो हम तो उसका बाल बाका नहीं कर पाया, वो जो हमारा बाल बाका करेगा, अब वो जो हमारा बाल बाका करेगा फिर आप देखते रहना, 4 हफ्ते 10 दिन बैठे रहना बेड पे, बुखार का मज़ा लेना, छींक का मज़ा लेना, खांसी का मज़ा लेना। ठीक है, वरना तो अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। तो मेरे ख्याल से 25 मिनट तक वीडियो चली जा चुकी होगी। अभी भी हमने जो है एक चीज़ को कवर अप किया जो कि आपके पास एपिडर्मिस थी। ठीक है, तो हम जो है स्लोली काम नहीं कर रहे, अच्छे तरीके से काम को जो है सरंजाम कर रहे हैं। ठीक है, नाउ इट्स डर्मिस, कि डर्मिस क्या होती है हमारे पास, तो डर्मिस लेयर होती है एपिडर्मिस के नीचे। ठीक है, डर्मिस के अंदर सबसे पहले आपको बता दूं हेयर फॉलिकल प्रेजेंट होता है। ठीक है, स्वीट ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं आपके पास, सेबेशियस स्वीट ग्लैंड्स होते हैं आपके पास, और दूसरे होते हैं सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है, आपके पास सेबेशियस ग्लैंड क्या करते हैं, आपके पास क्या करते हैं, सीबम क्रिएट करते हैं, और स्वीट ग्लैंड होते हैं जो पसीना क्रिएट करते हैं। ठीक है, हेयर फॉलिकल होते हैं जो कि आपके पास क्या करते हैं, हेयर होता है जो आपके बाल होते हैं वो क्रिएट करते हैं। ठीक है, हेयर फॉलिकल जड़ होती है बाल की, जहाँ से बाल आता है। ठीक है, तो स्वीट पसीना है पानी वाला। ठीक है, वो स्वीट ग्लैंड क्रिएट करता है, और एक सीबम होता है, ऑयल लाइक सब्सटेंस, आपके मुंह पर ज़्यादा होता है, आपने देखा होगा आपके मुंह ऑयली हो जाता है, बिल्कुल ऑयल, सच टाइप का ऑयली जो होता है आपके पास होता है, आपका ऑयल होता है किसकी स्किन, तो वो होता है सेबेशियस ग्लैंड। ठीक है, सेबेशियस सीबम जिसे कहते हैं, सीबम सेबेशियस ग्लैंड होता है जो कि वो आपका सीबम क्रिएट कर रहा होता है। ओके, अंडरनीथ द एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के नीचे द लेयर ऑफ स्किन इज कॉल्ड डर्मिस, एपिडर्मिस के नीचे जो स्किन होती है उसको हम कहते हैं डर्मिस। इट कंसिस्ट ऑफ लिविंग सेल्स, इसके अंदर जो सेल्स होते हैं वो लिविंग सेल्स होते हैं। तो लिविंग सेल्स के अंदर ब्लड वेसल्स भी होती हैं और नर्व्स भी होती हैं। ब्लड वेसल्स आपके पास ब्लड को लेके आ रही होती हैं, ऑक्सीजन की सप्लाई कर रही होती है, न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई कर रही होती हैं। फिर होती है नर्व्स, आपके पास क्या होती है, नर्व्स, जो कि सेंसेशन होती है आपके पास, रिसेप्टर्स होते हैं आपके पास, थर्मो रिसेप्टर्स, और आपके पास पेन को फील करना, प्रेशर को फील करना, सच टाइप की सेंसेशंस। ठीक है, इट हैज़ ग्रेट सिक्रेटिंग, इट इज़ स्वीट सिक्रेटिंग स्वीट ग्लैंड्स, इसके बाद स्वीट ग्लैंड होते हैं, और सीबम जो है होते हैं ऑयल लाइक सब्सटेंस सिक्रेटिंग सेबेशियस ग्लैंड्स। ठीक है, द लेटर ओपन्स इनटू हेयर फॉलिकल्स टू लुब्रिकेट द हेयर। ठीक है, सेबेशियस जो ग्लैंड होता है जो कि ओपन होता है, भाई सेबेशियस ग्लैंड आपके पास प्रेजेंट होता है, आपके पास लेयर है। ठीक है, ये रही, ये ऑयल ग्लैंड है, सेबेशियस ग्लैंड। ठीक है, ये जो सेबेशियस ग्लैंड है ये किसके साथ अटैच है आपके पास, ये अटैच है आपके पास साथ किसके साथ, आपके पास हेयर के साथ अटैच है स्लाइडली। तो जो सेबेशियस ग्लैंड है ये ओपन होगा यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से जो ओपन है इसका जो सेबेशियस ग्लैंड ऑयल है, यहाँ से ऑयल बाल के साथ ट्रेवल हो जाए, जहाँ से आपका जो बाल आ रहा है, जहाँ से आपका जो बाल आ रहा है उसका जो छेद है, उस छेद के साथ आपके पास क्या होगा, ये ऑयल लाइक सब्सटेंस बाहर आ जाएगी। ठीक है, और जो आपके पास ऑयल आपके पास जो आपके पास स्वीट ग्लैंड है, स्वीट, वो भी पसीना जो है आपके पास इतना हैवी नहीं होता, आपके पास इतना स्पेस होता है स्किन के बीच में, इतना स्पेस होता है स्किन के बीच में कि वहाँ से वो इजीली क्रॉस हो जाता है। ठीक है, आपके पास पोर्स होते हैं, वहाँ से आपके पास इजीली क्रॉस हो जाते हैं। ठीक है, ओके, नाउ द सीबम कंटेन्स सम एसिड्स विच मेक अ थिन फिल्म ऑन द स्किन सरफेस। जो सीबम होता है आपके पास ऑयल होता है, उसके अंदर आपके पास क्या होता है, कुछ एसिड्स होते हैं, कुछ एसिड्स होते हैं जो कि आपके पास एसिडिक इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं किसके ऊपर, स्किन के ऊपर। तो वो जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो अनफेवरेबल होते हैं पैथोजेंस के लिए, या पैथोजेंस को रेजिस्ट या अनफेवरेबल होते हैं उनको क्या करते हैं, ख़त्म करते हैं। ठीक है, उनको जो है ग्रोथ नहीं हो पाती उनकी प्रॉपरली। इट एक्ट एज केमिकल बैरियर फॉर माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू पेनिट्रेट थ्रू इट। तो ये क्या करता है, सीबम केमिकल बैरियर करता है काम। ठीक है, क्योंकि वो अनफेवरेबल एनवायरनमेंट होता है एसिड के अंदर, वो इजीली जो होता है इनहिबिट हो जाते हैं। ठीक है,
On the other hand, sweet glands do contribute to this chemical barrier, thereby secreting variety of polypeptides for the inhibition of the growth of microorganism on the स्किन सर्फेस। तो बेसिकली स्वीट ग्लैंड के अंदर स्वीट होता है, उसके अंदर आपके पास पहली बात तो बताऊँ आपको बताऊँ मैं आपको कि वहाँ पर जो होता है सेलाइन इन्वायरमेंट क्रिएट करता है, साल्टिश इन्वायरमेंट क्रिएट होता है। आपका जो स्वीट होता है वो सेलाइन होता है, थोड़ा साल्टी होता है, तो साल्टी भी इनहिबिट करता है। क्या करता है, साल्टी इन्वायरमेंट भी माइट भी पॉसिबल है, बहुतों के लिए अनफेवरेबल होता है। तो साल्टी और एसिडिक इन्वायरमेंट क्रिएट होने से यहाँ पर पैथोजेंस क्या होते हैं, रेजिस्ट होते हैं। दूसरी बात ये कि स्वीट ग्लैंड जो होता है क्या पॉलीपेप्टाइड्स बनाता है, यूरिया भी तो रिलीज करता है यार, यूरिया का काम अलग है, बट इस टाइप के दूसरे भी पॉलीपेप्टाइड्स होता है, उनको भी बाहर निकालता है, ठीक है, जो कि आल्सो जो है इनहिबिट करते हैं जो है बैक्टीरिया की ग्रोथ को, ठीक है, स्किन की सरफेस के ऊपर। तो स्किन की सरफेस के ऊपर एक नया माहौल बन गया, थोड़ा सेलाइन माहौल है, थोड़ा एसिडिक माहौल है, थोड़ा ड्राई माहौल है, थोड़ा ऑयली माहौल है, तो पूरा वहीं पर ही माहौल है जो कि इनहिबिट कर रहा है और बेहतरीन तरीके से प्रोटेक्ट कर रहा है हमारी बॉडी को, ठीक है। थर्ड वन है हाइपोडर्मिस। थर्ड वन है हमारे पास कौन सी, हाइपोडर्मिस, ठीक है। बिलो द डर्मिस लाइज द हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस किसके नीचे, डर्मिस के नीचे, बीच वाली के नीचे थर्ड वन है। तो हाइपोडर्मिस के अंदर क्या है, फैट प्रेजेंट है, फैट प्रेजेंट है, ठीक है। फैटी एडिपोज टिश्यू प्रेजेंट है, एडिपोज टिश्यू क्या, ठीक है, फैटी एसिड्स के बने हुए, ठीक है। नीचे क्या है, फैटी एसिड्स के जो है फैटी एसिड्स के एडिपोज टिश्यू बने हुए, ठीक है, एंड कनेक्टिव टिश्यू। इट कनेक्ट्स द स्किन विद द अंडरलाइंग मसल्स एंड बोन्स। तो ये क्या करता है, हाइपोडर्मिस को स्किन की हड्डी, आपकी हड्डी और मसल के साथ जो जोड़ के रखता है किसको, स्किन को, ठीक है। मतलब ये ग्लू का काम करता है सच टाइप की, ठीक है। इट सर्व्स एज इंसुलेटिंग लेयर। तो आपको पता है फैट जो होती है कि इंसुलेटिंग लेयर में काम करती है। क्लास 10 की बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 2 के अंदर मैंने आपको समझाया था कि आपके थर्मोरेगुलेशन के अंदर जो आपके पास स्किन होती है, स्किन रोल एज थर्मोरेगुलेशन, उसके अंदर स्किन की थर्ड लेयर होती है वो इंसुलेशन का काम करती है, ठीक है। वो इंसुलेशन का काम किससे करती है भाई, वहाँ पर जो लेयर होता है या फैटी एसिड्स की बहुत ज़्यादा मोटी लेयर होती है, ठीक है। ये जो लेयर आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये भाई इतनी मोटी लेयर है, तो ये क्या करता है, इंसुलेशन का मकसद है हीट को लॉस ना करने देना, ठीक है। तो इतनी मोटी लेयर के थ्रू आपके पास जो हीट होती है बॉडी के अंदर वो ट्रांसफ़र नहीं हो पाती, वो लूज नहीं हो पाती, ठीक है। ये थोड़ी इंसुलेशन का भी काम करती है, ओके। बट आपके पास हाइपोडर्मिस का काम क्या होगा, आप देख रहे हैं यहाँ पर हाइपोडर्मिस का कोई भी काम नहीं लिखा हुआ कि इम्यून सिस्टम के अंदर इम्यूनिटी को हेल्प करने के लिए, ठीक है, इम्यूनिटी के अंदर थोड़ा जो इंक्रीज़ करने के लिए जो हमें हेल्प करे, ठीक है। बट हाइपोडर्मिस का काम क्या होता है, एडिपोज टिश्यू किसका होता है, आपके फैट्स होता है, फैट्स बनते हैं फैटी एसिड्स से, ठीक है। तो जो आपके फैटी एसिड्स हैं, ये जो आखिर वाला ये जो आपके पास एडिपोज टिश्यू है, यहाँ से जो फैटी एसिड्स हैं, फैटी टिश्यू के जो है फैटी एसिड्स हैं हाइपोडर्मिस के अंदर, ठीक है, ये क्या करते हैं, ये फैटी एसिड्स ऊपर आपके पास स्किन के एपिडर्मिस तक जाके पहुंचते हैं। आपके पास क्या होगा, ये फैटी एसिड्स, ये जो एसिड्स हैं ऊपर जाके पहुंचते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, एसिडिक इन्वायरमेंट क्रिएट करने में बूस्ट करते हैं इस चीज़ को, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो एसिडिक इन्वायरमेंट जो क्रिएट करने में हेल्प कर रहा होता है हमें, वह हाइपोडर्मिस कर रहा होता है, जो कि ऊपर एसिडिक इन्वायरमेंट थोड़ा स्लाइडली एसिडिक बना रहा होता है, जो कि इनहिबिट करता है, रेजिस्ट करता है पैथोजेंस को, ठीक है। हाइपोडर्मिस का काम ये है आपके पास, ठीक है, ओके। इंसुलेशन का काम तो इसका थर्मो रेगुलेशन के अंदर है, आप कहेंगे हमें होम्योस्टेसिस के अंदर काम है। इम्यूनिटी के अंदर काम इसका है कि आपको एसिडिक इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहा है जो कि रेजिस्ट कर रहा है बैक्टीरिया की ग्रोथ को, या बैक्टीरिया के लिए बैक्टीरिया पैथोजेंस के लिए अनफेवरेबल इन्वायरमेंट है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है मैंने पूरी कोशिश की आपको ये हाइपोडर्मिस डर्मिस को समझाने की, और आपके पास एपिडर्मिस क्या होती है। पर मुझे लगता है आपको ये जो चीज़ है, द डेड सेल्स ऑफ द एपिडर्मिस जो शेड होते हैं, शेडिंग का मकसद ये क्या है कि वो गिर जाते हैं, क्लेंच कर रहे होते हैं, वो क्या मकसद है, आई थिंक सो आपको नहीं समझ आया। फिर से रिवाइज कर दूँ इस बात को कि हमारे पास जो आपके पास ऊपर वाली लेयर है, लेयर नंबर 1 आपके पास, तो यहाँ पर कुछ माइक्रोब्स क्लेंच करना मतलब उसके ऊपर लटके हुए होते हैं, अटैच्ड होते हैं, सच टाइप के चिपके हुए होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर माइक्रोब्स अटैच हैं, ठीक है। तो नीचे से जो होते हैं नए सेल बनना स्टार्ट होते हैं, ये इसके साथ अटैच होते हैं। तो नीचे से जब नए सेल बनते हैं तो ऊपर की तरफ पुश करते हैं, ऊपर वाले जो डेड सेल है उनका टाइम पीरियड हो जाता है, तो वो क्या कर जाते हैं, वो गिर जाते हैं, झड़ जाते हैं, ठीक है। वो डेड हो जाते हैं, वो गिर जाते हैं, ठीक है। आपके पास सेल जो होते हैं ख़त्म हो जाते हैं। तो सेल जो होते हैं जब गिरते हैं आपके पास वेस्ट हो जाते हैं, इनके साथ ये जो आपके पास
ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसके साथ अटैच हो रहे होते हैं, जबकि ये ऊपर वाली लेयर गिर जाती है तो ये 4 के 4 जो होंगे इसके साथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म गिर जाएंगे, ठीक है। तो ये नए सेल्स बढ़ने की बजाय उनकी झड़ने की वजह, ये शेड हो रहे हैं, ये जो सेल्स हैं ऊपर वाले डेड सेल शेड हो रहे हैं, इसकी वजह से भी आपके साथ बहुत सारे जो पैथोजेन्स हैं वो आपकी बॉडी से दूर हो रहे हैं, ठीक है। वो क्या कर रहे हैं, एक डिस्टेंस क्रिएट हो रहा है इनके दरमियान, ये दूर होए जा रहे हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को पूरा लेक्चर समझ आ गया होगा। ये जो लेक्चर है अराउंड 35-36 मिनट्स का बन चुका होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ साथ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ। कोई चीज़ नहीं समझ आई तो ज़रूर पूछिएगा, हम आपको समझाएंगे अगले वीडियो लेक्चर के अंदर, ठीक है। तो प्लीज़ हमें बताइएगा, रिव्यू दीजिएगा इसके बारे में, ठीक है। और बाकी के साथ हम जा रहे हैं और बाकियों के आपने वीडियो लेक्चर देखे होंगे तो आप उन्होंने जो है 10-15 मिनट के अंदर ये 10 मिनट के अंदर स्क्रीन को समझाया होगा और इस पूरे टॉपिक को फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को 20 मिनट के अंदर समझाया होगा। मुझे उम्मीद है, मुझे यकीन है और मैंने खुद देखा है, ठीक है। तो आपको कैसा लगा इसको ये लेक्चर, ठीक है, ज़रूर बताइएगा। कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।